नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम फरवरी 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो बातें महत्वपूर्ण रही उनको पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात BY-524 मालवान और BY-525 मांगलोर युद्धपोत के बारे में है। तो ये ASW-SWC परियोजना के तहत निर्मित दो युद्धपोत हैं। ASW-SWC का क्या मतलब है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है 21 फरवरी 2023 को, जिसे की लेइंग कहा जा रहा है निर्माण कार्य प्रारंभ होने को। और कहाँ निर्माण कार्य हो रहा है? कोच्चि केरल स्थित मैसर्स CSL लिमिटेड। CSL का मतलब है कंसोलिडेटेड शिपिंग लाइन। तो मैसर्स CSL लिमिटेड में इन युद्धपोतों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। नाम है BY-524 मालवान, BY-525 मंगलोर। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं और ऐसे 8 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। 2 अभी हो रहा है इनका निर्माण कार्य प्रारंभ। अगर हम इन युद्धपोतों की उपयोगिता के बारे में बात करें तो पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने यानी अंडर वाटर थ्रेट्स का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में उप सतह निगरानी की सुविधा प्रदान करने में ये उपयोग है, यानी सबमरीन सर्विलांस इन कोस्टल एरियाज। तो इनका महत्व है ये। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात DRDO द्वारा HST-DV के दूसरे सफल परीक्षण से संबंधित है, जिसका परीक्षण किया गया है 27 जनवरी 2023 को उड़ीसा के तट के निकट APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। अब HST-DV का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल। तो DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था। पहला परीक्षण 2019 में हुआ था। कब? जून 2019 में। अभी इसका दूसरा सफल परीक्षण किया गया है 27 जनवरी 2023 को, इसीलिए चर्चा में रहा। अगर हम HST-DV की बात करें तो फुल फॉर्म हमने देखा। इसकी विशेषता है कि ध्वनि की गति से 6 गुना गति से लक्ष्य भेदने में सक्षम है। अब DRDO इस परीक्षण का जो DRDO परीक्षण कर रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? तो 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके व्हीकल का विकास करना और इससे सुपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग युद्ध के समय में किया जा सकेगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाएगा कि HST-DV क्या है, इसकी लक्ष्य भेदने की क्षमता क्या है। तो ध्यान रखना कि ध्वनि की गति से 6 गुना, और इसका दूसरा जो सफल परीक्षण किया गया, कहाँ किया गया, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात SSLV D2 के बारे में। SSLV फिर से चर्चा में रहा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्यों? क्योंकि इसरो ने SSLV D2 के द्वारा 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है फरवरी 2023 में, 10 फरवरी 2023 को। अब ये 3 उपग्रह कौन कौन से हैं? एक है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, दूसरा है स्टूडेंट सैटेलाइट आज़ादी सैट 2 और तीसरा है जानूस 1। ये अमेरिका का सैटेलाइट है और इसे वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड बुल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। तो इन तीनों उपग्रहों का प्रक्षेपण हुआ है SSLV D2 द्वारा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। हमने जो अगस्त 2022 के करंट अफेयर में पढ़ा था कि आप यहाँ पर देखिए SSLV D1 के बारे में पढ़ा था और ये उड़ान असफल रही थी। यहाँ भी 2 छोटे उपग्रहों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और आजाती सैट जो कि स्टूडेंट सैटेलाइट थी, इसका प्रक्षेपण किया गया था। और SSLV D1 पहली विकासात्मक उड़ान थी, लेकिन ये असफल रहा था, यानी इनकी निर्धारित जो वृत्ताकार कक्षा है उसमें नहीं पहुंचाया जा सका था। तो ये असफल रहा था। लेकिन अभी अच्छी खबर है कि SSLV D2 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी वांछित कक्षा में प्रवेश करा दिया है या पहुंचा दिया है, प्रक्षेपित कर दिया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब SSLV के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या उद्देश्य है? तो इसरो का मिशन है कि छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना, बहुत कम लागत पर विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करना, और इसीलिए छोटे या लघु उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित करना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उद्देश्य है। तो ये बातें महत्वपूर्ण अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाए कि आज़ादी सैट क्या है, जानूस किस देश से संबंधित है,
ठीक है, यह पूछा जाए वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड बोल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट किस देश का है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात दस्तलिक से संबंधित है। अब दस्तलिक 2023 है क्या? ये भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कब की बात है ये चौथा संस्करण है दस्तलिक 2023 का, 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम में सीधा यही पूछा जाएगा कि दस्तलिक किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब हमने यहाँ पर एक मैप दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ये चीज़ चर्चा में थी उज्बेकिस्तान के संबंध में। तो उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई देश है जिसकी राजधानी है ताशकंद। अब उज्बेकिस्तान को डबली लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। आप देखिए मैप में ये उज्बेकिस्तान है, आप यहाँ देखेंगे इसकी ये सीमा है, इसकी सीमा उत्तर में आप देखेंगे कजाकिस्तान है और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, और ये जो है कैस्पियन सी है। तो इसे डबली लॉक्ड कंट्री कहा जाता है उज्बेकिस्तान को। लैंड लॉक कंट्री का क्या मतलब होता है? ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र से ना लगे तो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। और डबली लैंड लॉक कंट्री क्या है? जो लैंड लॉक कंट्री से घिरे हों। लेकिन यहाँ पर तो कैस्पियन सी है। तो एक बात हमें जानना है कि संयुक्त राष्ट्र कैस्पियन सी को समुद्र नहीं मानता। तो ये बात ध्यान रखनी है कि उज्बेकिस्तान एक डबली लैंड लॉक्ड है। एक और देश है जो डबली लैंड लॉक्ड है, उसका नाम है लिechtenstein। ये यूरोपीय देश है और ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि दो देश हैं डबली लैंड लॉक्ड। डबली लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है हमने समझा। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात IDEX 2023 और नवडेक्स 2023 के बारे में। ये क्या है? IDEX है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नवडेक्स है नौसैन्य रक्षा प्रदर्शनी। आप देखेंगे इसके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। अब इनका आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया। कब से कब तक? 20 से 24 फरवरी 2023 के दौरान। अब भारत की ओर से इस प्रदर्शनी में कौन शामिल हुआ? INS सुमेधा शामिल हुआ। अगर हम INS सुमेधा की बात करें तो ये सरयू श्रेणी का स्वदेशी अपतटीय युद्धपोत है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। हमारे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि IDEX 2023 नवडेक्स 2023 कहाँ हुआ इसका आयोजन। ठीक है, भारत अगर बहुत ज़्यादा पूछेगा तो भारत की ओर से कौन सा युद्धपोत सम्मिलित हुआ, तो ध्यान रखना INS सुमेधा। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात पहले वीर गार्जियन अभ्यास के बारे में है। अब ये वीर गार्जियन 2023 जो अभ्यास है भारत और जापान की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है जिसका आयोजन जापान में किया गया। कब से कब तक किया गया? 12 से 26 जनवरी 2023 के दौरान। और एक इसमें सबसे खास बात रही है कि भारतीय दल का नेतृत्व किया है महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने। और ये पहली बार है कि किसी विदेशी बल के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किसी महिला अधिकारी ने किया है। तो ध्यान रखना है, अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि वीर गार्जियन से संबंधित कौन से देश हैं, तो भारत और जापान वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। ये आयोजन पहला कहाँ हुआ? ठीक है, 12 से 26 जनवरी 2023 के दौरान जापान में। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगली बात धर्म गार्जियन के बारे में है। धर्मा गार्जियन 2023 ये चौथा संस्करण था भारत और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास का। इसका आयोजन भी जापान में किया गया है। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री से संबंधित है। अभी इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 फरवरी 2023 को। कहाँ? कर्नाटक के तुमकुरू में। हमारे एग्जाम में सीधा यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ है। अब इसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी, अभी इसका उद्घाटन किया गया, यानी ये बन के तैयार हो गई है। अब इसका निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ने। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। और इसमें अनुमान लगाया गया है कि शुरुआती दिनों में प्रतिवर्ष लगभग 30 LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण ये करेगी। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, तो यही पूछा जाएगा कि ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ है। अगली बात एक्सरसाइज अमन के बारे में है। अभी एक्सरसाइज अमन चर्चा में रहा है। ये पाकिस्तान का अन्य देशों के साथ नौसैन्य अभ्यास है, यानी नवल एक्सरसाइज है। तो ये बात ध्यान रखना है कि
एक्सरसाइज अमन का संबंध किन देशों से है या इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो 10 से 14 फरवरी में पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। अगला है मोसी 2 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और ये 3 देशों के बीच नौसैन्य अभ्यास यानी नवल एक्सरसाइज है। कौन कौन से देश हैं? दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन। तो ध्यान रखना ये नाम। आयोजन मोसी 2 का हुआ है 17 से 27 फरवरी 2023 के दौरान। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अब अगली बात करते हैं ट्रोपेक्स 2023 के बारे में। ट्रोपेक्स 2023 क्या है? ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म आप देखेंगे थिएटर लिवर ऑपरेशनल रेडनेस एक्सरसाइज, समग्र युद्ध तत्परता अभ्यास, जिसका आयोजन हुआ है नवंबर से मार्च 2023 तक। 4 माह इसका आयोजन चलता रहा हिंद महासागर में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल की उपस्थिति भी रही। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर ट्रोपेक्स के बारे में पूछा जाए तो। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। ठीक है, 4 माह तक ये चला है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। अगली बात बृहस्पति ग्रह के नए उपग्रहों से संबंधित है। हाल ही में कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस जो कि वाशिंगटन में है, तो इनके वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं स्कॉट शेपर्ड, इनके द्वारा कहा गया कि बृहस्पति ग्रह के 12 नए चंद्रमाओं या उपग्रहों की खोज की गई है। अब इससे संबंधित विवरण जो है MPC माइनर प्लेट सेंटर की ओर से फरवरी में प्रकाशित किया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा या उपग्रहों की खोज की गई है। अब इसके साथ ही जो बृहस्पति के उपग्रह कितने हो गए हैं? 92 हो गए हैं। वहीं शनि के, सैटर्न के कितने हैं? 83। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर कुछ ऐसा पूछा जाए कि बृहस्पति के किस ग्रह के 12 नए उपग्रह खोज हुए हैं फरवरी 2023 में, या कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि भारत का जो UPI है अब सिंगापुर के पे नाउ से जुड़ गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री व सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी को ये प्रेरित करता है या इसका द्योतक है। भारत का UPI सिंगापुर के पे नाउ से जुड़ना। तो पे नाउ क्या है? सिंगापुर का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। वहीं UPI ये भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। कब की बात है? 21 फरवरी 2023 को। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के डिजिटल पेमेंट से कनेक्टिविटी की है। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब हम आर्थिक परिदृश्य में फरवरी 2023 में जो भी बातें महत्वपूर्ण रही उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि अनाज की जो 100% पैकेजिंग है वो जूट की बोरियों में करना अनिवार्य किया गया है। और जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है CCEA, उसने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी अनाज की जो 100% पैकेजिंग है वो जूट की बोरियों में ही होगी। नवंबर 2018 में ये अनिवार्य किया गया था किस एक्ट के तहत? जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के तहत, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के तहत नवंबर 2018 से अनिवार्य किया गया कि अनाज की जो भी पैकेजिंग होगी वो जूट की बोरियों में ही होगी। और अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 2023-24 के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में यह निर्णय लिया गया है। अब क्या उद्देश्य हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे का उद्देश्य है कि जूट उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, शक्कर के मामले में 20% पैकेजिंग जो होती है वो जूट की बोरियों में होती है। ये बातें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि चीन के साथ जो सीमा है, चीनी सीमा पर सामाजिक व सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने हेतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसीलिए चर्चा में रहा है। तो जान लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। तो ये केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसकी घोषणा की गई थी बजट पर 2022-23 में और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2025-26 तक उत्तर में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनको विकसित करना। विकसित करने का मतलब है कि यहाँ पर अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य, सड़क, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आजीविका के अवसरों का सृजन। वहीं सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी इसका एक उद्देश्य है।
इसमें गाँव में ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। शुरुआत में इसमें कहा गया है कि 2963 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले चरण में 600 से अधिक गांव शामिल हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर पूछा जाएगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना है कि उत्तर में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके विकास से संबंधित है ये योजना। कब तक का लक्ष्य रखा गया है, कब इसकी घोषणा की गई है, अभी ये चर्चा में क्यों रहा है? अभी ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो चीनी सीमा हमारी लगती है वहाँ पर 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं खर्च करने के लिए, सामाजिक और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े आए हैं जिसमें कहा गया है कि 2022-23 के पहले 9 माह में, यानी अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। इसको थोड़ा समझते हैं कि 2019-20 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार था वो कितना था, लगभग 83 करोड़ डॉलर का था, 83 करोड़ डॉलर का। 2020-21 में ये आंकड़ा कितना हो गया, घटकर 32 करोड़ डॉलर हो गया, 32.93। वहीं 2021-22 का जो पूरा वित्तीय वर्ष रहा उसमें फिर बढ़ा 51.64 करोड़ डॉलर है। और अभी जो आंकड़ा आया है शुरुआती 9 महीने का 2022-23 का आंकड़ा आया है, पहले 9 माह का यानी अप्रैल से और दिसंबर तक का ये आंकड़ा है, जिसमें कहा गया कि 1.35 अरब डॉलर का हो चुका है व्यापार। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़ा अगर पूछा जाएगा कि भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार में हाल ही में क्या ग्रोथ दिख रही है कि नेगेटिव जा रही है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अभी ग्रोथ हुई है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में जो भी बातें फरवरी 2023 से महत्वपूर्ण रही हैं उनको समझने की कोशिश की। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।